नमस्कार। अभिसार द ट्राइस्ट यानी एक मुलाकात। अभिसार एक मुलाकात है, एक मीटिंग है, एक अपॉइंटमेंट है और एक युवती और एक युवक की मुलाकात है। दो पहलू दिखाए गए हैं जीवन के अलग अलग रंग होते हैं। आपने महसूस किए होंगे, अभी आप टीनेज में हैं तो जो बदरंग दुनिया है वो उससे आपका सामना अभी नहीं हुआ होगा। वो आगे जब आप बढ़ते हैं, जब आपके संघर्षों का दौर शुरू होता है, तब आप उस बदरंग दुनिया का सामना करेंगे। अभी क्योंकि आपके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, सपोर्ट होता है उनका, तो आप उसको महसूस नहीं करते हैं। यहाँ जीवन के दो रंग दिखाए गए हैं। पहला जो रंग है वहाँ एक युवती है और आपसे थोड़ी बड़ी है, आपकी मतलब युवावस्था है उसकी और वो उसमें मस्ती में चूर है, जैसे कि युवावस्था में होते हैं, टीनेज में बच्चे होते हैं। और दूसरा जो रंग आप देखेंगे, हालांकि उसी एज में है लेकिन उसको एक भयानक बीमारी लग जाती है। और जब आपके दुर्दिन होते हैं, जब आपकी बदनसीबी आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो बाकी दुनिया आपका साथ छोड़ जाती है। जब आपके अच्छे दिन होते हैं, जब आप खूबसूरत होते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके चारों ओर आपके चाहने वालों का तांता लगा होता है। लेकिन जब आपकी बदनसीबी आपके ऊपर हावी होती है तो वो चाहने वाले कहाँ छूमंतर हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे चाहने वाले भी हैं जो उस वक्त आपके साथ आते हैं जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ जाती है। तो जो सच्ची मोहब्बत होती है, पाक मोहब्बत होती है, वो ऐसी ही होती है। वो उस वक्त आपका साथ देती है जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। चलिए देखते हैं। उपगुप्त द डिसिपल ऑफ बुद्धा ले एस्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। तो हमारे मथुरा की कहानी है, मैं मथुरा से ही आपको ये वीडियो भेज रही हूँ। तो उपगुप्त की कहानी है ये। उपगुप्त एक बुद्ध के, गौतम बुद्ध के डिसिपल थे, एक मंक थे, एक साधु थे 300 BCE में। तो वो ले स्लीप यानी लेटे हुए थे, सोए हुए थे। कहाँ? इन द डस्ट, धूल मिट्टी में, क्योंकि ये साधु लोग कहीं भी सो जाते हैं। उन्हें दुनियादारी से ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती कि उनको बिस्तर ही होना चाहिए, उनको सुख सुविधाएं ही होनी चाहिए, कहीं भी लेट जाते हैं। तो वो कहाँ लेटे हुए थे उपगुप्त? धूल में, इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। मथुरा शहर की जो दीवार थी उसके किनारे वो धूल में लेटे हुए थे। लैम्प्स वर ऑल आउट। लैम्प्स, दीपक, ये इलेक्ट्रिक लैम्प्स तो तब थे नहीं ना, तो दीपक सारे बुझे हुए थे। डोर्स वर ऑल शट। दरवाजे सभी बंद थे। यानी क्या जाहिर होता है? रात का समय, दिन के समय तो किसी के दरवाजे बंद नहीं होते। एंड स्टार्स, और सितारे, आकाश में जो तारे थे, वर ऑल हिडन, वो सारे छिपे हुए थे। बाय द मर्की स्काई, मर्की मीन्स डार्क, अंधेरा, स्काई आसमान ऑफ अगस्त। तो ये आपको नोट करना है कि ये अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना, जबकि बारिश खूब होती है, बादल छाए हुए थे, तो ये रात का समय है और आकाश में बादल छाए हुए हैं, दीपक बुझे हुए हैं। और अब क्यों के बादल छाए हुए हैं तो स्टार्स की लाइट भी नहीं आ पा रही है, तो नीचे एकदम से अंधेरा है। अब ऐसे में क्या हुआ? वो जमीन पर लेटे हुए हैं। इस वक्त क्या हुआ? हुज फीट वर दोज, किसके कदम थे वो? टिंकलिंग विद एंकलेट्स। ये यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपी कहलाता है। ONOMATOPOEIA, नोट कर लीजिएगा स्पेलिंग को, थोड़ी टफ है। तो जहां भी कोई साउंड होती है, यहां फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी होता है। तो टिंकलिंग विद एंकलेट्स, एंकलेट घुंघरू होते हैं, एंकल पर पहने जाते हैं। पाजेब आप बोल सकते हैं, घुंघरू आप बोल सकते हैं, जो कि एंकल्स पर पहने जाते हैं, नीचे पैरों में बांधे जाते हैं। तो टिंकलिंग हो रही थी, खनखनाहट हो रही थी। तो किसके कदमों की ये आहट है? जो घुंघरुओं की खनखनाहट के साथ आए हैं वो कदम। टचिंग हिज ब्रेस्ट, और कहाँ रखे गए वो कदम? टचिंग, छू गए, स्पर्श कर गए, किसको? हिज ब्रेस्ट, उनके सीने को। यानी किसके सीने को? उपगुप्त के सीने को। उपगुप्त के सीने पर किसी के पैर पड़े, किसी के कदम पड़े, ऑफ अ सडन, अचानक से। और वो कदम, जो पैर थे उनमें घुंघरू बंधे हुए थे। ही वोक अप, वो जाग गए। स्टार्टल्ड माने
चौंक कर एकदम अचानक से, भाई कोई बंदा मजे से सो रहा है और उसके सीने पर आकर कोई कदम रख दे, एकदम से पैर रख दे, तो चौंक कर ही जगेगा, एकदम से हड़बड़ा कर जगेगा। तो वो हड़बड़ा कर चौंक कर जाग गए। एंड द लाइट फ्रॉम अ वुमन्स लैम्प, और क्या हुआ, द लाइट, रोशनी, प्रकाश, फ्रॉम अ वुमन्स लैम्प, एक औरत के, हालांकि ये युवती ही है, वुमन थोड़ा सा मैच्योर होती हैं, लेकिन ये युवती ही है, लेकिन वुमन वर्ड यूज किया है तो हम चलिए औरत बोल देते हैं, कि एक महिला के लैंप, उसके हाथ में दीपक भी है, तो उसके लैंप की रोशनी, उसके दीपक की रोशनी फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आईज, फेल माने गिरी रोशनी, ऑन हिज फॉरगिविंग आईज, उनकी आंखें कैसी हैं, क्षमा करने वाली, माफ करने वाली, यानी जो अपराध इसने किया है, जो जुर्म किया है, किसी के सीने पे पैर रखना, भाई एक तरीके से गलत बात है ना, लेकिन उनकी आंखों ने पहले ही उसको माफ कर दिया, जिसके भी कदम हैं वो उनके सीने पर पड़ने वाले। तो उस महिला के दीपक की रोशनी उनकी फॉरगिविंग मनी, माफ करने वाली आंखों पर पड़ी, यानी वो नाराज नहीं है। कोई और होता तो जाहिर सी बात है कि नाराज हो जाता, अगर कोई आपके सीने पर कदम रख दिया अचानक से, तो आप गरिया देंगे उसको, है ना, 1000 गालियां देंगे, लेकिन उनकी वो बिल्कुल नाराज नहीं है, उनकी आंखें फॉरगिविंग हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इट वॉज वासव दत्ता, तो जिनके कदम उनके सीने पर पड़े हैं वो कौन है, वासव दत्ता है, द डांसिंग गर्ल माने नर्तकी, तो जो नाचती हैं नर्तकी हैं वो वासव दत्ता, तो उनके कदम थे स्टार्ड विद ज्वेल्स, स्टार्ड माने जैसे चमक रही हैं, सितारे टिमटिमा रहे हैं, विद ज्वेल्स माने जवाहरातों से, तो वासव दत्ता ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी है, यानी उसके जो कपड़े हैं उनमें भी हीरे मोती जड़े हैं, तो ऊपर से नीचे तक वो ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्स चले आ रहे हों। तो स्टार्ड विद ज्वेल्स, जवाहरातों से लदी हुई है। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर आसमान है, आसमान का भी ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया कि सितारे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बादल छाए हुए हैं। यहाँ भी वो जो वासव दत्ता है वो ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई है, और जो क्लाउडेड माने ढकी हुई है, जैसे ऊपर आसमान बादलों से ढका हुआ है, सेम उसी तरीके से वासव दत्ता जो कि गहनों से लदी है और पूरे चमक रहे हैं वो गहने, वो क्लाउडेड, वो ढके हुए हैं काय से, विद अ पेल ब्लू मेंटल, पेल पीला, ब्लू नीला, मेंटल कपड़ा होता है, ओढ़नी होती है, लूज स्लीवलेस क्लॉथ आप उसको बोल सकते हैं। तो एक पीले नीले रंग की ओढ़नी है जो उसने ओढ़ रखी है ऊपर से, और वो उसने उसको क्लाउडेड माने ढक रखा है। तो एक तरीके से एनालॉजी हो गई, ऊपर आसमान का डिस्क्रिप्शन था जो कि सितारों से भरा होता है लेकिन बादलों से ढका हुआ है, यहाँ भी वासव दत्ता है जो कि गहनों से लदी है, हीरे जवाहरातों से लदी है, लेकिन ऊपर से वो ढकी हुई है एक ओढ़नी से। और उसकी कंडीशन देखिए, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, आहा, ड्रंक माने पिए हुए है, दारू पिए हुए होता है उसको बोलते हैं, एकदम नशे में डूबा हुआ। तो वासव दत्ता नशे में डूबी है, और वो नशा भी किस चीज का, विद द वाइन ऑफ हर यूथ, उसके यौवन का, उसके युवावस्था की जो मदिरा है, जो शराब है, उसको पिए हुए है। तो जो युवावस्था होती है वो अपने आप में बड़ी नशीली होती है, आदमी अपने ही मस्ती में चूर होता है। तो वैसा ही हाल इस वक्त वासव दत्ता का है, युवती है, वो टीनेजर है और अपने ही यौवन की मस्ती में चूर है, अब जैसे कि उसने दारू पी रखी हो, नशे में झूम रही है। शी लोअर्ड हर लैम्प, उसने अपने दीपक को, या लैम्प है लालटेन हो सकती है, तो उसको नीचे किया, एंड सॉ द यंग फेस, और उस युवा चेहरे को देखा। तो जो उपगुप्त हैं वो भी युवा हैं, है ना, तो एक युवती ने और एक युवक के चेहरे को देखा। जाहिर सी बात है कि रिएक्शन अंदर से क्या हुआ होगा, है ना, दिल में क्या हुआ होगा, है ना। एक खूबसूरत युवती एक खूबसूरत युवक को जब देखेगी तो क्या रिएक्शन रहा होगा उसके दिल में, कैसी धड़कनें बढ़ गई होंगी, कैसा एकदम फीलिंग्स का ज्वार उठा होगा, भावनाओं का ज्वार उठा होगा। तो वो यंग फेस उसने देखा लैंप की रोशनी में, ऑस्टियरली ब्यूटीफुल,
है ना, जो उपगुप्त हैं वो कैसे हैं, ब्यूटीफुल, खूबसूरत हैं, लेकिन ऑस्टियरली माने स्पिरिचुअली। देखिए जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक अलग चमक पैदा करती है आपके चेहरे पर। और उपगुप्त ऐसे भी खूबसूरत हैं, युवावस्था में खूबसूरत होते ही हैं जनरली लोग। तो एक तो वो खूबसूरत और दूसरा स्पिरिचुअल, तो वो दूसरी चमक, तो वो एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहे हैं देखने में। और मतलब मैंने आपको जैसा बताया कि रिएक्शन क्या रहा होगा, तो एकदम से भावनाएं उसके अंदर उठती हैं उस युवती के दिल में। और वो क्या कहती है, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग एस्थेटिक, यानी हे वैरागी, हे युवा वैरागी, हे संत साधु, जो भी उसने कहा। एस्थेटिक माने साधु होता है, संत होता है, वैरागी होता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, सैड द वुमन, उस महिला ने कहा, यानी कि वासवदत्ता ने कहा। ग्रेशियसली यानी इतनी कृपा कीजिए, कम टू माई हाउस, मेरे घर चलिए, है ना। अब देखिए अपने घर आने का निमंत्रण कौन किसी को देता है, और वो भी जब वो युवती है। और जहाँ तक आगे जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से उसके घर में और कोई है भी नहीं, तो कृपया मेरे घर चलिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। तो आप समझ गए कि एकदम से उसके मन में प्रेम की भावना जागी है, वो उनको अपने साथ ले जाना चाहती है, अपने घर ले जाना चाहती है। कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज नॉट अ फिट बेड फॉर यू। द डस्टी अर्थ, ये धूल से सनी धरती, ये धूल भरी जमीन, इज नॉट अ फिट माने लायक, बेड बिस्तर फॉर यू, तुम्हारे, यानी ये तुम्हारे लायक बिस्तर नहीं है। हे साधु, चलो तुम मेरे घर चलो। द यंग एस्थेटिक आंसर्ड, उस युवा योगी ने, सन्यासी ने जवाब दिया, उत्तर दिया, वुमन गो ऑन योर वे, हे देवी जाओ, अपने रास्ते जाओ। व्हेन द टाइम इज राइप, जब सही समय आएगा, राइप माने वैसे पकना होता है, तो सही समय है यहाँ, राइप का मतलब सुइटेबल। तो जब उचित समय आएगा, सही वक्त आएगा, आई विल कम टू यू, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। यानी अभी मिलन का उचित वक्त नहीं है, और जब मिलन का उचित वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, सही समय आएगा, तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। सडनली, अचानक से, द ब्लैक नाइट, काली रात ने, शोड इट्स टीथ, अपने दांत दिखाए, इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एकदम से बिजली की कड़क के साथ, यानी बिजली चमकी और वो काली रात के जैसे दांत निकल आए हों। तो देखिए फिर से एक इमेज बनी, यहाँ तो तस्वीरों की भरमार है, वर्ड पिक्चर्स हैं, बिल्कुल आपके आंखों के सामने सजीव हो जाता है सारा दृश्य, आप खुद देख सकते हैं। तो काली रात ने अपने दांत दिखाए बिजली की कड़क के साथ। द स्टॉर्म ग्राउल्ड, तूफान दहाड़ा, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, आकाश के एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना, एक कोने से दहाड़ा। एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर, और वो देवी, वो महिला भय से कांप गई, यानी कांपती हुई भाग गई। एकदम से बिजली कड़की, तूफान आया, बादल गरजा, तो वो कांपती हुई भाग गई। ये दृश्य यहाँ खत्म हुआ, है ना। तो आधी पोइम ये खत्म हुई। अब इसका दूसरा भाग देखिए। तो ये तो अगस्त का महीना और अगस्त के महीने की काली रात, और उसमें उपगुप्त का दीवार के सहारे सोया हुआ होना, और उसकी छाती पर वासवदत्त के पैरों का टकराना, और वासवदत्त का उसको निमंत्रण के आकर मेरे घर सो, और उसका निमंत्रण को ठुकराना कि देवी जब सही वक्त आएगा तब मैं आऊँगा, और फिर तूफान का आ जाना, और यहाँ इस दृश्य का समाप्त हो जाना। अब देखिए दूसरा दृश्य, कितना करुणा से भरा हुआ दृश्य है। मतलब ऐसे प्रेम की आप कल्पना नहीं कर सकते, सचमुच आज के ज़माने में तो नहीं कर सकते, जहाँ आज भी
आज की ही न्यूज़ में था, दिल्ली का एक केस है जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकुओं से गोद कर मार डाला सिर्फ इसलिए कि उसने ठुकरा दिया था। या जो भी है, ऐसे बहुत केस आते हैं, कहीं एसिड अटैक के केस आते हैं, लेकिन ये देखिए कितना आदर्श प्रेम है सचमुच में। ये ऐसा है कि कुछ समथिंग डिजायरेबल, ऐसा लगता है ना कि अगर प्रेम हो तो ऐसा हो। अब देखिए, अ ईयर हैड नॉट येट पास्ड, एक वर्ष भी अभी नहीं गुजरा था। एक वर्ष में क्या से क्या हो गया ये देखिए। इट वॉज इवनिंग ऑफ अ डे इन अप्रैल, तो पिछला जो दृश्य था वो अगस्त का था, अब ये अगले साल अप्रैल का दृश्य है ना। तो एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, मई जून जुलाई अभी बाकी है, अगस्त तब आएगा। तो अप्रैल का एक दिन था, इट वॉज इवनिंग, शाम का दृश्य था, ऑफ अ डे इन इवनिंग, ऑफ अ डे इन अप्रैल, अप्रैल में, इन द स्प्रिंग यानी बसंत के मौसम में। तो मार्च अप्रैल में बसंत का मौसम होता है, न ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड तो बिल्कुल ही जा चुकी होती है मार्च में। द ब्रांचेस यानी शाखाएं ऑफ द वे साइड ट्रीज, वे साइड यानी जो रास्ते के किनारे लगे होते हैं पेड़, उनकी शाखाएं वर फुल ऑफ ब्लॉसम, फूलों से लदी हुई थी। यानी बसंत में फूल खिलते हैं रंग बिरंगे, तो उन फूलों से वृक्षों की, पेड़ों की शाखाएं लदी हुई थी, भरी हुई थी। Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. Gay notes यानी खुशी से भरे हुए सुर, नोट्स माने सुर, गे खुशी से भरे हुए सुर, ऑफ अ फ्लूट, एक फ्लूट बांसुरी के। हमारे कन्हैया जी बांसुरी बजाते हैं ना, तो मथुरा का दृश्य है, तो कैसे बांसुरी के बिना तो पूरा ही नहीं होगा। तो कहीं दूर से, फ्रॉम अफार, दूर से दिया ना, तो बांसुरी के खुशी से भरे हुए सुर केम आ रहे थे, फ्लोटिंग तैरते हुए, इन द वार्म स्प्रिंग एयर, नरम गरम बसंती हवा में तैरते हुए, फ्रॉम अफार, कहीं दूर से गूंजते हुए आ रहे थे। कितना कितना खूबसूरत सा, मीठा सा एकदम माहौल है। द सिटीजन्स हैड गॉन, जो सारे नगरवासी थे वो चले गए थे, टू द वुड्स, जंगलों में, वन में, यानी यहाँ वृंदावन है, वन बहुत है मथुरा में, तो वृंदावन को हो सकता है चले गए हों। तो आजकल भी बहुत लोग जाते हैं वृंदावन परिक्रमा लगाने, गोवर्धन परिक्रमा लगाने, तो वन को चले गए थे सारे नगरवासी, फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का उत्सव मनाने। बसंत में यहाँ फूल बहुत खिलते हैं, और यहाँ तो फाग चलता है पूरे एक महीने, होली चलती है, फूलों की होली, रंगों की होली, गुलाल की होली शुरू हो जाती है बसंत पंचमी से। तो फूलों का उत्सव मनाने के लिए नगरवासी सब वन में चले गए थे। फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड, फ्रॉम द मिड स्काई यानी आसमान के बीच में से, गेज्ड निहार रहा था, द फुल मून, पूरा चंद्रमा, है ना, पूरा चंद्रमा, ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन, ऑन द शेडोज परछाइयों को निहार रहा था, ऑफ द साइलेंट टाउन, शांत नगर की परछाइयों को फुल मून निहार रहा था। और जो पिछला दृश्य था उसमें एकदम अंधेरा था, डार्क नाइट थी, और यहाँ शाम का दृश्य था, तो अब धीरे धीरे फुल मून वहां पर निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है। द यंग एस्थेटिक, वही युवा सन्यासी, वॉज वॉकिंग, चहल रहा था, घूम रहा था, इन द लोनली स्ट्रीट, एकांत सुनसान गली में, वाइल, जबकि ओवरहेड, उसके सिर पर यानी वातावरण में, द लव सिक कोयल्स, प्रेम की मारी हुई कोयलें, यानी प्रेम से व्यथित कोयलें, कोयल पुकारती है ना, कू पीयू पीयू, जैसे अपने प्रियतम को बुलाती है ना, ऐसे पीयू। तो लव सिक कोयल्स, प्रेम से व्यथित, मोहब्बत में बेचैन कोयलें, अटर्ड, बोल रही थीं,
फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस। हाँ, आम की जो शाखाएं हैं वो बहुत प्रिय होती हैं कोयलों को। तो जब आम के पेड़ों पर बौर आता है तो वहाँ कोयल बोलती है, बहुत प्यारी सी आवाज़ में, मधुर सी आवाज़ में बोल रही है। तो वही आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ पर। तो uttered from the mango branches their sleepless plaint। तो उनका स्लीपलेस, जहाँ नींद नहीं आती। जब मोहब्बत होती है किसी से तो नींद नहीं आती, नींद गायब हो जाती है। तो जैसे ये कोयल है, किसी से इसको मोहब्बत है, अपने प्रिय को बुलाती है, पीयू पीयू करके बुलाती है। तो स्लीपलेस प्लेंट, प्लेंट में एक शिकायत है, उसको अपने प्रियतम से बुलाती है उसको बार बार, प्रियतम कहाँ हो, दिखाई नहीं देते हो। तो वो अपनी जो बिना नींद की है ना, नींद नहीं उसको आ रही है और अपनी शिकायत वो कह रही है मीठी आवाज में। उपगुप्त पास्ड थ्रू द सिटी गेट्स। तो ऐसे मीठी मीठी, ऐसे मधुर माहौल में उपगुप्त गुजरे थ्रू द सिटी गेट्स, शहर के दरवाजे से, एंड स्टूड और खड़े हो गए, एट द बेस, यानी बेस पर, बेस माने आधार होता है, नींव जहाँ होती है किनारे पर, ऑफ द रैम्पार्ट। रैम्प होती है ना, जैसे जो एक आप कह सकते हैं बाउंड्री, तो जो दीवार है उसकी वो जो बाउंड्री है उसके आधार पर, उसके सहारे टिक कर खड़े हो गए वो। अब वहाँ उनको क्या दिखता है वो देखिए, देखने लायक चीज़ है। अब तो वॉट वुमन ले, वो कौन सी महिला है जो लेटी हुई थी, एट हिज फीट, उनके कदमों में, इन द शेडो, छाया में, ऑफ द मैंगो ग्रूव, आम्र मंजरी की छाया में, आम के उस बगीचे, आम की उस शाखा, आम के उस पेड़ की छांव में कौन महिला थी जो उनके कदमों में लेटी हुई थी। स्ट्रक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस, और वो महिला स्ट्रक माने पीड़ित थी, विद द ब्लैक पेस्टिलेंस, कोई काली, पेस्टिलेंस माने बीमारी जो कि छूत से फैलती है, तो काली छूत से फैलने वाली बीमारी से वो पीड़ित थी महिला। हर बॉडी, उसका शरीर, स्पॉटेड, उस पर धब्बे पड़े हुए थे, जगह जगह दाग थे, विद द सोर्स, घावों के, ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक के फोले फोले। अभी तो क्या है, दवाइयाँ हैं, चेचक का टीका भी लग जाता है बचपन में, और अगर उसके बावजूद भी हो जाए तो कई बीमारियां हैं, मतलब कई दवाइयां हैं जो दी जाती है, और वो फफोले ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, एक दो निकलता है, अगर तभी दिख जाए तो वो दवाई दे देते हैं और वो सही हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त का ये वाकया है, जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त ऐसा इलाज था नहीं। तो उसके पूरे शरीर पर घाव थे, निशान थे, धब्बे थे, पूरे शरीर पर चेचक के, और छाले निकल रहे थे, फफोले निकल रहे थे, फोड़े निकल रहे थे। अब ऐसी स्त्री को कौन अपने घर में रखेगा, है ना। तो शी हैड बीन हरीडली ड्रिवन, उसको बहुत जल्दी, हरीडली माने बड़ी जल्दबाजी में, ड्रिवन अवे, निकाल कर फेंक दिया गया था, फ्रॉम द टाउन, शहर से। तो ऐसे ही लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देते थे, किसी को चेचक हो जाए, या किसी को पहले वो होता था, कोढ़ बहुत होता था, कुष्ठ रोग होता था, तो वो भी छूत से फैलता था और लोग निकाल के फेंक देते थे कोढ़ी को, शहर से बाहर, गांव से बाहर निकाल देते थे। तो ऐसे ही उसको शहर से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था, टू अवॉइड, बचने के लिए, हर पॉइजनस कॉन्टेजियन, पॉइजनस जहरीला, कॉन्टेजियन माने संक्रमण, तो उससे किसी और को संक्रमण ना फैले, किसी और को ये बीमारी ना लगे, इसलिए उस महिला को शहर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। द एसेटिक सैट बाय हर साइड। अब देखिए दृश्य, कौन बैठता है ऐसे, वो सन्यासी सैट बैठ गया, बाय हर साइड, उसके बगल में, उसके पास बैठ गया, टुक हर हेड,
उसका सिर उसने रख लिया ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, अपनी गोद में उस स्त्री का सिर रख लिया उसने। एंड मॉइस्चन्ड हर लिप्स, उसके मॉइस्चन माने गीले किए, उसके होंठ सूख रहे थे प्यास से, कोई उसको पानी देने वाला नहीं था, तो उस सन्यासी ने उसके होंठों को भिगोया विद वाटर, पानी से, एंड स्मियर्ड, और लेप किया हर बॉडी, उसके शरीर पर, विद बाम, बाम से मतलब शीतलता देने वाला लेप उसके शरीर पर लगाया, उसको राहत देने वाला। हु आर यू, तुम कौन हो, मर्सीफुल वन, हे दयालु तुम कौन हो, क्योंकि हर किसी ने तो मुझे निकाल कर फेंक दिया, अपने से दूर फेंक दिया, झड़क दिया, लेकिन तुम कौन हो दयालु, आस्क द वुमन, उस स्त्री ने पूछा। द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू, अंततः तुमसे मिलने का वक्त आ ही गया। एंड आई एम हियर वासव दत्ता, और मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया वासव दत्ता, रिप्लाइड द यंग एसेटिक, उस युवक सन्यासी ने उत्तर दिया, जवाब दिया। और देखिए ये कविता यहाँ ख़त्म हुई। कितनी खूबसूरती से रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो विरोधाभासी दृश्य साथ रखे हैं। एक वो दृश्य था जब रात काली थी और ये लड़की अपने युवावस्था में चहक रही थी, अब मदमस्त थी, नशे में चूर थी, खूबसूरती से दमक रही थी। तो वहाँ जो काली रात थी वो उसके अज्ञानता का एक सिंबल थी। ये जो कविता है थोड़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि वो खुद बहुत गोरी थी, खूबसूरत थी, ऊपर से इतने दमकते हुए गहने उसने पहने हुए थे, हाथ में दीपक भी था, लेकिन उसके अंदर अज्ञान था। वो जो काली रात थी उसकी अज्ञानता का प्रतीक थी। और आज जो दृश्य है वो देखिए कि रोशनी है, फुल मून नाइट है, चांदनी चमक रही है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से उसको ये आभास हो गया, ये रियलाइज हो गया कि जो यौवन है, जो खूबसूरती है, वो परमानेंट नहीं है ना। तो एक ज्ञान की रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसको जैसे ही बीमारी ने घेरा तो सारे जो उसके चाहने वाले थे सब ने उसका परित्याग कर दिया, सब ने उसको छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया। तो ये ज्ञान की रोशनी उसके, वो एनलाइटेंड हो गई, उसको ज्ञान की रोशनी मिल गई। और दूसरी ओर उपगुप्त है, देखिए, जिसको उस वक्त कोई आकर्षण नहीं हुआ जब वो बहुत खूबसूरत थी, है ना। वो उसकी तरफ उसका मन नहीं आकर्षित हुआ, नहीं खींच पाई वो उसके मन को। और जब वो बदसूरत हो गई तब उसको कोई नफरत नहीं हुई, है ना। जबकि सामान्यतः इस संसार में जब हम खूबसूरत होते हैं तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, जब हमारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, हम बदसूरत हो जाते हैं, तो लोगों का आकर्षण ख़त्म हो जाता है, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। तो अब यहाँ उपगुप्त है, वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है ना उस वक्त तो उसे प्रेम था और ना इस वक्त नफरत। तो ये एक तरीके से जो स्टोइक्स होते थे उसका जो व्यवहार है वो स्टोइक है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप खूबसूरत हैं बदसूरत हैं, उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा। तो ये जो फर्क है ज्ञान की रोशनी और अज्ञान के अंधेरे का फर्क है ना। जब आपके अंदर अज्ञान का अंधेरा होता है तब आप नहीं समझ पाते कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, चाहे हमारा धन हो, वैभव हो, हमारी सुंदरता हो, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है उसे कोई प्रीत नहीं रहती इन सारी चीज़ों से, धन वैभव और सुंदरता से। वो हर परिस्थिति में
एक जैसा रहता है, जैसा कि हमने उपगुप्त का व्यवहार देखा। और यहाँ एक सच्चा प्रेम भी दिखाया गया है जो होना चाहिए, है ना। उसको खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी अगर आप खूबसूरती में युवावस्था में किसी के साथ हो, किसी को चाहते हो, तो उसके बदसूरत होने पर या उसकी वृद्धावस्था आने पर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वासव दत्ता तो बूढ़ी भी नहीं हुई थी, वृद्ध भी नहीं हुई थी, केवल बेचारी को एक बीमारी लग गई और हर किसी ने देखिए उसका साथ छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।